कहानी की शुरुआत होती है 26वीं सदी में, जब कई अलग अलग एलियन जातियां एक साथ आईं और उन्होंने मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सैनिक गठबंधन बनाया जिसे कवेनेंट कहा गया। उनका मानना है कि हेलो नाम की एक रहस्यमयी अंगूठी उन्हें मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इंसानों को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। इसी विश्वास के चलते उन्होंने इंसानों को अपने देवताओं के खिलाफ समझा और पूरी मानव जाति को मिटाने की जंग शुरू कर दी। अब साल 2552 में मेड्रिगल नाम की एक इंसानी बस्ती के अंदर क्वान और उसके दोस्त जंगल में एक खास पौधा ढूंढने निकले। अचानक क्वान को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो अपने दोस्तों से अलग होकर उस आवाज का पीछा करने लगी। कुछ ही देर में उसने देखा कि पास ही एक स्पेसक्राफ्ट उतरा हुआ है और एक गुफा के अंदर तेज रोशनी चमक रही है। ये देखकर क्वान डर गई और भागकर अपने दोस्तों को चेतावनी देने पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन पहले ही पहुंच चुका है। आसमान से आग बरसने लगी और एक एक करके उसके दोस्त मारे गए। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। क्वान किसी तरह छिप गई और एक फ्लेयर चलाकर पास के विद्रोहियों के कैंप को मैसेज दिया। कैंप के लोग तुरंत अपनी रक्षा की तैयारी में लग गए। क्वान भी पूरी ताकत से भागती हुई कैंप के अंदर पहुंच गई, बिल्कुल उस वक्त जब उसके दरवाजे बंद किए जा रहे थे। उसने अपने पिता को बताया कि हमला करने वाले आम सैनिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने क्वान को बाकी नागरिकों के साथ सुरक्षित जगह पर छिपने भेज दिया। थोड़ी ही देर में हमला शुरू हो गया। कैंप का मेन दरवाजा उड़ा दिया गया और कई भयंकर एलियंस अंदर घुस आए। इंसानों के हथियार उनके सामने लगभग बेकार साबित हुए। हर तरफ लोग मारे जा रहे हैं। ये सब देखकर क्वान और ज्यादा देर छिप नहीं पाई और अपने पिता को ढूंढने बाहर निकल आई। इसी फैसले ने उसकी जान बचा ली। कुछ पल बाद एक एलियन ने बंकर का दरवाजा खोला और अंदर मौजूद सब लोगों को मार दिया। इसी दौरान आसमान से एक स्पेसक्राफ्ट उतरा और उसमें से स्पार्टन्स आए। ये जेनेटिकली बदले गए सुपर सोल्जर्स हैं। उनकी तकनीक, उनका आर्मर और उनके हथियार एलियंस से टक्कर लेने के लिए बनाए गए हैं। स्पार्टन्स ने आते ही जंग का रुख बदल दिया। क्वान धमाकों और गोलीबारी के बीच भागती रही। वो एक ट्रेलर में छिप गई, लेकिन एक एलियन ने उसे ढूंढ लिया। जैसे ही एलियन उस पर हमला करने वाला था, मास्टर चीफ ने दूर से एक सही निशाना लगाया और एलियन को मार गिराया। बाकी बचे एलियंस को स्पार्टन्स ने घेर लिया और मिलकर उनका काम तमाम कर दिया। जब क्वान अपने पिता के पास लौटने लगी, तब अचानक एक जख्मी एलियन जो अब तक जिंदा था उस पर टूट पड़ा। क्वान के पिता उसकी रक्षा के लिए बीच में आ गए, लेकिन एलियन ने अपनी एनर्जी ब्लेड से उन्हें मार दिया। मास्टर चीफ ने तुरंत हमला करके उस एलियन को भी खत्म कर दिया। क्वान अपने परिवार की अकेली बची हुई सदस्य है। स्पार्टन्स फिर उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट को ढूंढने निकल पड़े। क्वान शोक में डूबी हुई है, लेकिन जब उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, तो उसने भी उनका पीछा करने का फैसला किया। स्पार्टन्स उस गुफा में पहुंचे जहां क्वान ने पहले रोशनी देखी थी। उन्हें पता नहीं है कि एक बचा हुआ एलियन चुपके से उनका पीछा कर रहा है। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि कवेनेंट वहां किसी चीज की खुदाई कर रहा है। मास्टर चीफ को दीवार पर एक रहस्यमयी आर्टिफैक्ट मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठी। अचानक उसके सामने एक दृश्य आया। उसने एक परिवार को पिकनिक मनाते देखा और एक सफेद कुत्ता उनके आसपास दौड़ रहा है। उसी वक्त उसकी साथी स्पार्टन ने उसे उस चीज से अलग किया और वो दृश्य तुरंत गायब हो गया। तभी उनकी नजर उस बचे हुए एलियन पर पड़ी। वो उसके पीछे भागे, लेकिन एलियन ने अपनी अदृश्य होने की तकनीक का इस्तेमाल किया और सबकी नजरों से बचकर निकल गया। बाहर पहुंचते ही वो क्वान से टकराया, जिसकी वजह से क्वान बेहोश हो गई। एलियन अपने स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ यूएनएससी में डॉक्टर हॉल्सी ने एडमिरल परनगॉस्की को मना लिया कि इस अवशेष की जांच की जानी चाहिए, लेकिन जाते वक्त एडमिरल ने देख लिया कि हॉल्सी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे रोकने का आदेश दिया गया है। उन्होंने उसे तुरंत बंद करने को कहा। हॉल्सी एक छुपे हुए कमरे में गई जहां एक कैप्सूल के अंदर एक अजीब शरीर पड़ा है। वो उसे नष्ट करने वाली है, लेकिन आखिरी पल पर रुक गई। इसी बीच कवेनेंट के हेडक्वार्टर्स में हायरार्क नाम का नेता मेकी से मिला। मेकी कवेनेंट के बीच पली बड़ी इकलौती इंसान है। उसी ने अवशेष की जगह पहले बताई थी। जब उसे पता चला कि कोई और भी उस अवशेष को एक्टिव कर सकता है, तो वो हैरान रह गई। बाद में क्वान की आंख खुली और उसने खुद को स्पार्टन स्पेसक्राफ्ट में पाया। डॉक्टर मिरांडा का एक होलोग्राम उसके सामने आया। मिरांडा ने उससे कहा कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे और सब मानवीय बस्तियों को कवेनेंट के खतरे के बारे में बताए। मिरांडा चाहती है कि इंसान आपस की लड़ाई भूलकर एकजुट हो जाएं, लेकिन क्वान ने साफ मना कर
कर दिया। उसका कहना है कि अगर उसकी बस्ती को आजादी मिलेगी तभी वो मदद करेगी। बाद में मास्टर चीफ ने क्वान को खाना दिया और बातचीत के दौरान एक सच सामने आया। क्वान की मां को सालों पहले मास्टर चीफ ने ही मारा था। ये बात सुनकर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच मास्टर चीफ को एक संदेश मिला जिसमें क्वान को मार देने का आदेश दिया गया है। ये सुनकर वो इतना परेशान हुआ कि उसने स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षा कैमरास ही बंद कर दिए। यूएनएससी में एडमिरल परंगोस्की गुस्से से भर गई। तब डॉक्टर हॉल्सी ने बताया कि उस अवशेष ने शायद मास्टर चीफ की पुरानी यादों को दोबारा जगा दिया है। हालात संभालने के लिए हॉल्सी ने स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन बंद कर दिया। क्वान को मारने के लिए ऑक्सीजन 0 कर दी गई, जबकि मास्टर चीफ के सूट में सिर्फ 40% ऑक्सीजन बची। फिर भी जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्पेसक्राफ्ट के पैनल खोलकर क्वान की जान बचा ली। अब एडमिरल का सब्र टूट चुका है। उन्होंने आदेश दिया कि स्पेसक्राफ्ट नजदीक आते ही उसे उड़ा दिया जाए। इसी दौरान क्वान को लगा कि उसे मारने की कोशिश जॉन ने की। उसने बंदूक तान दी। उसका भरोसा जीतने के लिए मास्टर चीफ ने पहली बार अपना हेलमेट उतारा और अपना चेहरा दिखाया। उसने बताया कि उसका असली नाम जॉन है। अब क्वान उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गई। उसने स्पेसक्राफ्ट की एआई को गोली मार दी ताकि कंट्रोल मैनुअल हो जाए और जॉन उसे उड़ा सके। लेकिन तभी हमले की वजह से स्पेसक्राफ्ट जमीन पर गिर पड़ा। जब जॉन ने देखा कि सैनिक उन्हें घेरने वाले हैं तो उसने एक बार फिर अवशेष को छुआ। इस बार उसने अपने बचपन की यादें देखी। उसने अपने परिवार को देखा और अपने छोटे रूप को उसी अवशेष का सिंबल बनाते देखा। अचानक अवशेष से एक शक्तिशाली एनर्जी निकली। पूरे बेस की बिजली बंद हो गई। सारे हथियार बेकार हो गए। लेकिन स्पेसक्राफ्ट को बहुत एनर्जी मिल गई। मौके का फायदा उठाकर जॉन और क्वान वहां से बच निकले। फिर कहानी 22 साल पहले की यादों में गई। उस वक्त जॉन ट्रेनिंग में था। एक रात वो चुपके से बाहर निकला और अपने दोस्त सोरेन से मिला। सोरेन हैरान रह गया जब जॉन ने उस पर बंदूक तान दी। जॉन ने कहा कि वो भागना नहीं चाहता और नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन सोरेन ने जवाब दिया कि ये जगह बच्चों का दिमाग कंट्रोल करती है और उनके सपने छीन लेती है। उसने जॉन को याद दिलाया कि प्रयोगों के कारण उसका एक हाथ जा चुका है। आखिर में जॉन ने उसे 5 मिनट का मौका दिया और सोरेन वहां से निकल गया। वर्तमान में लौटकर क्वान ने स्पेसक्राफ्ट के आसपास चमकती हुई रोशनी देखी। जॉन ने समझाया कि ये स्लिप स्पेस यात्रा थी जिससे बहुत दूर की दूरी कुछ ही समय में तय की जा सकती थी। कुछ देर बाद वो एक बड़े एस्ट्रॉइड फील्ड के बीच पहुंच गए। जॉन ने अपनी तेज प्रतिक्रिया और कमाल की पायलट कला से हर एस्ट्रॉइड को बचाते हुए स्पेसक्राफ्ट निकाल लिया। एस्ट्रॉइड फील्ड के पार उन्हें एक गुप्त स्टेशन दिखाई दिया जिसका नाम था द रबल। ये ऐसी जगह है जो किसी कानून को नहीं मानती। जॉन को देखते ही वहाँ के लोगों ने तुरंत हथियार निकाल लिए और एक गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक दिया। जॉन ने गाड़ी को बस हल्का सा एक तरफ कर दिया। उसी वक्त स्टेशन के नेता ने सबको अपने हथियार नीचे करने का आदेश दिया। ये और कोई नहीं बल्कि बड़ा हो चुका सोरेन है। उसने जॉन का स्वागत किया और बताया कि क्वान पर इनाम रखा जा चुका है। दूसरी तरफ यूएनएससी में एक खास बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी जॉन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हॉल्सी ने परंगोस्की की इच्छा के खिलाफ जाकर अपना नया प्रोग्राम सामने रखा। इसका नाम है कॉर्टाना। हॉल्सी के मुताबिक ये ह्यूमन डेवलपमेंट का अगला चरण है। कॉर्टाना एक ऐसी एआई है जो स्पार्टन्स की सोच पर कंट्रोल पाकर उन्हें और ज्यादा आज्ञाकारी बना सकती है। ऊपर से दबाव बढ़ रहा था तो परंगोस्की को भी ना चाहते हुए मानना पड़ा। इसी दौरान मैड्रिगल पर विंशर ग्राथ ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने क्वान के पिता से जुड़े सभी विद्रोहियों को मरवा दिया। जब एक ड्रोन उसके ऊपर से गुजरा तो उसने उसे भी गिरा दिया ताकि क्वान उस पर नजर न रख सके। बाद में जॉन और क्वान ने सोरेन को वो रहस्यमयी चीज दिखाई। सोरेन ने उसे छुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब सोरेन उन्हें रेथ नाम के एक आदमी के पास ले गया। कभी कवेनेंट ने उसे कैद करके रखा था। जैसे ही रेथ ने उस वस्तु को देखा उसने उसे पहचान लिया। उसने बताया कि ये कवेनेंट के धर्म की बहुत जरूरी चीज है। कवेनेंट पूरी गैलेक्सी में इसके और टुकड़े ढूंढ रहा है। रेथ ने भी उसे छुआ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये कहकर उसने वो वस्तु जॉन की तरफ उछाल दी। जॉन ने उसे पकड़ा और तुरंत वो चमकने लगी। उसकी रोशनी एक विशाल रिंग का आकार लेने लगी और उसमें से एनर्जी की एक लहर निकली। उसी पल जॉन को एक और याद दिखाई दी। इस बार उसने अपनी माँ का मरा हुआ शरीर देखा। जब जॉन होश में आया रेथ जोर से चिल्लाया।
ये रिंग हेलो है। उसने बताया कि हेलो एक ऐसा सुपर वेपन है जिसे कवेनेंट इंसानियत का अंत करने के लिए ढूंढ रहा है। रेत का मानना है कि जॉन को इस वस्तु को नष्ट कर देना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। ये सब सुनकर जॉन हिल गया। अब उसे लगा कि इस खतरनाक चीज से निपटने के लिए यूएनएससी की मदद जरूरी है। उसने सोरेन से क्वान का ध्यान रखने को कहा और खुद एक स्पेसक्राफ्ट लेकर निकल गया। बेस पर पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर हॉल्सी उस रहस्यमयी वस्तु को स्टडी के लिए ले गई। फिर कहानी एक और पुरानी याद में गई। प्लैनेट ओबन पर लोग कचरे और पुराने सामान को इकट्ठा करके जीवन चलाते हैं। वहीं दो बच्चे छुपकर एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने कहानी के पात्रों को एक दूसरे को चूमते देखा तो उन्होंने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया। वो दोनों बच्चों के पीछे भागे। लड़के को पकड़कर उन्होंने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने लड़की को भी सताना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त कवेनेंट के एलियंस वहां आ गए। उन्होंने सुरक्षा कर्मी को धक्का दिया और उस लड़की को अपने साथ ले गए। पता चलता है कि ये छोटी लड़की आज के दिन की मेकी ही है। उसने कवेनेंट के नेताओं को बताया कि अब वो खुद जॉन और उस वस्तु को ढूंढने निकलेगी। उधर हॉल्जी ने आखिरकार उस शरीर को जगाया जो उसने अपनी लैब में छुपा कर रखा है। वो असल में उसका अपना क्लोन है। दोनों ने कुछ देर बातचीत की ताकि हॉल्सी पक्का कर सके कि क्लोन का दिमाग ठीक काम कर रहा है। उसके बाद हॉल्सी जॉन को लैब में ले गई और उसे एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए मना लिया। क्लोन की आंख में एक सुई डाली गई और उसका दिमाग निकाला गया। फिर उस दिमाग को जॉन के सिर में इम्प्लांट कर दिया गया। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, क्लोन को नष्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद कॉर्टाना पहली बार एक हॉलोग्राम के रूप में सामने आई। अब उसका काम है धीरे धीरे जॉन के साथ पूरी तरह जुड़ना और उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को और बेहतर बनाना। फिलहाल हॉल्जी ने उसकी पहुंच लिमिटेड रखी है क्योंकि वो पहले उसका इस्तेमाल उस रहस्यमयी वस्तु को समझने के लिए करना चाहती है। जब जॉन की आंख खुली तो उसे अपने दिमाग में किसी और की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी परीक्षण शुरू हुआ। जैसे ही जॉन ने उस चीज को छुआ वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई और उसने अपने बचपन की कुछ और यादें देखी। लेकिन एक अजीब बात हुई, जब भी जॉन उन यादों में होता कॉर्टाना उन्हें देख नहीं पाती। बाद में जॉन ने डेटाबेस में अपने अतीत से जुड़ी जगह ढूंढने की कोशिश की। कॉर्टाना उसकी मदद करती रही, लेकिन किसी भी नाम को देखकर उसे कोई एहसास नहीं हुआ। सिर्फ वही वस्तु है जो उसके अंदर कुछ जगाती है। तब कॉर्टाना ने उसे याद दिलाया कि उसका इमोशनल रेगुलेटर उसकी भावनाओं को दबा कर रखता है। ये सुनकर जॉन ने उसे निकालने का फैसला किया। जब कॉर्टाना ने हॉल्जी को चेतावनी देनी चाहिए, हॉल्जी ने मना कर दिया। उसने कहा कि कॉर्टाना जॉन की मदद करे ताकि वो उसे दोस्त समझे, जासूस नहीं। कॉर्टाना के निर्देशों पर जॉन ने छुरी की मदद से रेगुलेटर निकाल दिया। उसे पता नहीं है कि उसकी साथी स्पार्टन काय छुपकर ये सब देख रही है। रेगुलेटर हटने के बाद जॉन पहली बार सच्ची भावनाओं को महसूस करने लगा। वो बेस के बाहर निकला और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगा। कला, लोग और आसपास की हर चीज अब उसे अलग लगने लगी है। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। उस कुत्ते ने उसे फिर उस रहस्यमयी वस्तु की याद दिला दी। वो तुरंत लौटकर उस वस्तु के पास गया और उसे फिर छुआ। अब उसने देखा कि बचपन में वो बार बार उस वस्तु का चित्र बनाया करता था। ये देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते थे। उसने एक दूसरी मिलती जुलती वस्तु का भी चित्र बनाया था। उसका कहना था कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यादों में उसके पिता ने उसे कुछ दबाने को कहा। वर्तमान में लौटते ही जॉन उसे ढूंढने के लिए बेचैन हो गया। उसे याद आया कि उसके ग्रह के आसपास बर्फ की रिंग जैसी स्ट्रक्चर थी। कॉर्टाना ने डेटाबेस खोजा और पता लगाया कि जॉन का जन्म ग्रह एरिडनस 2 है। ये ग्रह सालों पहले वीरान हो गया था जब एक वायरस पूरी आबादी में फैल गया। जब हॉल्सी को ये सब पता चला, जॉन ने उसे अपनी सारी यादें बता दी। दोनों ने मिलकर एरिडनस 2 जाने का फैसला किया। इसी बीच एक पेट्रोल स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि पास ही कवेनेंट का एक स्पेसक्राफ्ट प्रकट हुआ। सबको लगा कि हमला होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने हमला नहीं किया। बातचीत हुई और एक घबराई हुई महिला ने मदद मांगी। उसने कहा कि कवेनेंट ने उसके ग्रह पर हमला किया है और वो मुश्किल से बचकर निकली है। उसे बचाने के लिए सैनिकों की एक टीम उस स्पेसक्राफ्ट पर चढ़ी, लेकिन ये मेकी का बिछाया हुआ एक जाल था। उसने अजीब जीव छोड़ दिए जो तुरंत सैनिकों को मारने लगे। फिर मेकी ने उनके लीडर से कुछ पूछताछ की और जब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया तो उसने अपने नाखून में छुपे हथियार से उसे मार डाला। उस स्पेसक्राफ्ट में उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने मैड्रिगल जाने का फैसला किया।
उधर रबल में क्वान ने खबरों में देखा कि विंचर उसके ग्रह पर पूरा कब्जा जमा रहा है। उसने सोरेन से उसे वापस ले चलने की विनती की, लेकिन सोरेन ने मना कर दिया। बाद में सोरेन ने क्वान को उसका स्पेसक्राफ्ट चुराते हुए पकड़ लिया। तब क्वान ने एक नई डील प्रपोज की। उसने कहा कि अगर सोरेन उसे मैड्रिगल ले गया तो वो उसे अपने परिवार की दौलत से अच्छी रकम देगी। सोरेन मान गया और दोनों सफर पर निकल पड़े। यूएनएससी बेस पर काई ने भी जॉन का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने भी अपना इमोशनल रेगुलेटर निकाल दिया। अपने अंदर बदलाव महसूस करते ही उसने अपने बाल भी रंग लिए। कुछ समय बाद मिरांडा ने काई और बाकी स्पार्टन्स को बुलाया। हॉल्सी की गैर हाजिरी में वो वस्तु का परीक्षण करना चाहती है, लेकिन चाहे कोई भी उसे छुए कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हॉल्सी और जॉन एरिडेनस 2 पहुंच गए। जॉन सीधा उस जगह गया जहां उसे कुछ दबाने की याद है। उसने मिट्टी खोदी और एक डिब्बा निकाला। उस डिब्बे के अंदर उसके बचपन के चित्र रखे हैं। फिर वो अपने पुराने घर के अंदर गया। उसने कॉर्टाना से कहा कि उसकी यादों के आधार पर घर को वैसा दिखाया जाए जैसा वो बचपन में था। जैसे जैसे वो घर में आगे बढ़ता गया उसकी और यादें लौटने लगी और फिर उसने अपने बचपन के रूप को देखा जो लगातार चित्र बना रहा है और जिसने एक विशाल मेटल का स्ट्रक्चर खोज लिया। जॉन को जो तस्वीरें और यादें दिख रही हैं उनमें एक पुरानी गुफा नजर आई जहां छोटा जॉन अपने कुत्ते के साथ गया था। गुफा के अंदर उसने दीवार पर लगी एक अजीब चीज को छुआ और तुरंत पूरी गुफा कांप उठी। डरा हुआ जॉन वहां से भाग गया। अगली याद में डॉक्टर हॉल्सी उससे मिलने आई। अब जॉन ने हॉल्सी से पूछा कि तुम मेरे बचपन की यादों में क्या कर रही हो, लेकिन हॉल्सी ने बात टाल दी और बोली कि शायद बचपन के सदमे की वजह से उसकी यादें उलझ गई हैं। इसके बाद जॉन ने बताया कि उसे याद आ गया है कि दूसरी वस्तु कहाँ छुपी हुई है। जॉन और हॉल्सी रेगिस्तान की तरफ निकले और उसी पुरानी गुफा में पहुंचे। वहां दीवार में फंसी हुई दूसरी वस्तु मिल गई। उधर सोरेन और क्वान मैड्रिगल पहुंच गए। शहर में हर जगह क्वान के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। दोनों उसके पिता की श्रद्धांजलि में गए। वहां क्वान ने अपने पिता के दूसरे सबसे भरोसेमंद साथी से बात की, लेकिन उसे पता चला कि क्रांति लगभग खत्म हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं और अब विंचर की मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। ये सुनकर क्वान गुस्से से भर गई। उसने सबको डरपोक कहा, जिससे सिक्योरिटी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। क्वान ने फिर सोरेन को मनाया कि वो उसकी मौसी को ढूंढने में मदद करे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा हो सकता था कि सोरेन अपना जहाज वापस खरीद सके। बाजार से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सोरेन ने तुरंत जवाब दिया और हमलावरों को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच क्वान की मौसी सामने आ गई, इसलिए क्वान उसके साथ रुक गई और सोरेन अपने जहाज की खबर लेने चला गया। वहाँ एक व्यापारी ने उसे बताया कि उसका जहाज पहले ही टुकड़ों में तोड़कर बेच दिया गया है। गुस्से में सोरेन उसकी बाइक चुरा कर निकल गया। इधर क्वान को पता चला कि उसके पिता ने क्रांति पर सारा पैसा खर्च कर दिया था और अब कुछ भी नहीं बचा। मौसी ने कहा कि उसके पिता एक झूठ के लिए मरे। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले लड़ाई शुरू होने से पहले क्वान के पिता रेगिस्तान में रहने वाले कुछ रहस्यमयी लोगों से मिलने गए थे, जिन्हें लोग मिस्टिक्स कहते थे। जब वो लौट कर आए तब उनका व्यवहार बदल चुका था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मैड्रिगल को आजाद करना ही उनका जीवन का उद्देश्य है, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई कि विंचर द्वारा भेजी गई एक हत्यारी वहां पहुंच गई। उसने तुरंत क्वान की मौसी को मार दिया। वो क्वान को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी सोरेन वापस आ गया और उस पर गोलियां चलाने लगा। घायल हत्यारी खिड़की से कूदकर भाग गई। सोरेन ने क्वान को वहां से निकाला, लेकिन बाहर सिक्योरिटी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों बाइक पर बैठे और तेज रफ्तार से रेगिस्तान की तरफ भाग निकले। काफी दूर पहुंचने के बाद बाइक खराब हो गई। सोरेन ने क्वान को बाइक से हथकड़ी लगा दी और कोई और साधन ढूंढने चला गया, लेकिन क्वान ने एक पत्थर से बाइक पर वार किया और खुद को आजाद कर लिया। बाद में जब सोरेन एक जीप लेकर लौटा तो उसे बाइक अकेली मिली। अचानक क्वान रेत के नीचे से बाहर निकली, उसके पीछे पहुंची और उसे बेहोश कर दिया। इसी दौरान एक और पुरानी याद सामने आई। जवान हॉल्सी एक स्कूल का दौरा कर रही थी। वहां उसने छोटे जॉन को एक बच्चे की जान बचाते देखा। एक लड़का गिरने वाला था और जॉन ने सिर्फ उसका पैर पकड़कर उसे बचा लिया। हॉल्सी उसकी ताकत देखकर बहुत प्रभावित हुई। यहीं ये भी पता चला कि कैप्टन जेकब पहले हॉल्सी के पति थे और मिरांडा उन दोनों की बेटी थी। प्रेजेंट में मिरांडा उस जगह पहुंची जहां हॉल्सी दूसरी वस्तु को चट्टान से अलग करने की तैयारी कर रही है।
जेकब उसे गुफा तक ले गया। हॉल्सी ने जॉन को चेतावनी दी कि वो इस वस्तु से दूर रहे क्योंकि ये पहली वाली वस्तु से भी ज्यादा शक्तिशाली है। गुफा से बाहर निकलते वक्त जॉन ने महसूस किया कि काई बदल चुकी है। उसे तुरंत समझ आ गया कि काई ने अपनी भावनाओं को दबाने वाली चिप हटा दी है। काई को इस बात का कोई पछतावा नहीं, लेकिन जॉन ने कहा कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और उसे अलग रहने का आदेश दिया। बाद में साइंटिस्ट्स ने चट्टान को काटने के लिए एक तेज किरण का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे एक भयंकर लहर निकली। उसकी तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि सब लोग दर्द से भाग पड़े। यह लहर इतनी दूर तक पहुंची कि मैड्रिगल की गुफाओं में मौजूद मेकी ने भी उसे महसूस कर लिया। तब मेकी को समझ आ गया कि दूसरी वस्तु कहाँ है। थोड़ी देर बाद वस्तु के चारों तरफ बनी सुरक्षा परत टूट गई। सब लोग उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉन ने हॉल्सी की बात नहीं मानी और वस्तु को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक और याद सामने आ गई। उसने देखा कि हॉल्सी ने उसे उसके घर से चुरा कर स्पार्टन ट्रेनिंग के लिए भेजा था। जॉन दर्द और गुस्से से चीख उठा। हॉल्सी उसके पास आई तो उसने तुरंत जवाब मांगा, लेकिन हॉल्सी ने कहा कि पहले वस्तु को सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी है, बाद में बात होगी। गुस्से में जॉन ने उस पर हमला करने की कोशिश की। तब कॉर्टाना ने उसके दिमाग से जुड़े तंत्र को बंद कर दिया और जॉन बेहोश हो गया। जब जॉन की आंख खुली तब तक कवेनेंट का जहाज हमला कर चुका है। तेज गोलीबारी में उनका सबसे बेहतर जहाज तबाह हो गया। अब सबको मिरांडा के जहाज का सहारा लेना पड़ा। वैज्ञानिकों को बचाया जा रहा है। मिरांडा और हॉल्सी धमाकों से बचते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगी है। दूसरी तरफ स्पार्टन्स ने मैदान संभाल लिया और कवेनेंट के सैनिकों से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल हुआ और कई लोग मारे गए। इतनी मौत और तबाही देखकर काई एक पल के लिए जम गई। इसी वजह से वो दुश्मन के लिए आसान निशाना बन गई। जॉन उसे बचाने के लिए एक दुश्मन की शिप पर कूद पड़ा और उसे क्रैश लैंड करवा दिया। इसके बाद उसने कई दुश्मनों से सामने से लड़ते हुए उन्हें हरा दिया, लेकिन इसी बीच एक कवेनेंट वस्तु तक पहुंच गया और मेन कवेनेंट जहाज उसे लेकर भाग निकला। जाने से पहले कवेनेंट वाले मेकी को वहीं पर छोड़ के चले गए। सबको लगा कि वो बस एक अबला औरत है जो वहाँ पर फंस गई होगी। अब उसे भी काई के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। जॉन ने हॉल्सी को एक लैब में बंद करके रेडिएशन प्रोसेस शुरू कर दिया। इस प्रोसेस से हॉल्सी को जानलेवा रेडिएशन मिल सकता है। जब हॉल्सी अपनी जान की भीख मांग रही है तब जॉन ने कोर्टाना को इसे रोकने को कहा, लेकिन कोर्टाना ने बताया कि वो मशीन को कंट्रोल नहीं कर सकती। आखिरी पल में जॉन ने हॉल्सी को बचा लिया और सच बताया कि यह सब एक परीक्षा थी। वो ये चेक करना चाहता था कि कोर्टाना उसके लिए वफादार है या हॉल्सी के लिए। बाद में मेकी ने बताया कि बचपन में कवेनेंट उसे उठाकर ले गए थे, लेकिन उसने और कुछ कहने से मना कर दिया और बोली कि वो सिर्फ जॉन से बात करेगी। सीनियर ऑफिशियल्स ने जॉन को उससे मिलने की अनुमति दे दी। मेकी ने जॉन को बताया कि कवेनेंट दूसरी वस्तु की तलाश में है और पहली वस्तु एस्परा नाम के एक तारा तंत्र में छुपी हुई है। जॉन ने पूछा कि उसे उसकी बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए। तब मेकी ने उसे बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह खास हूँ, मैं भी उन आर्टिफैक्ट्स के साथ जुड़ सकती हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत परेशान हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद जेकब ने अपनी टीम को एस्पेरा तारा तंत्र की खोज पर लगा दिया। उधर पेरेंगोस्की ने हॉल्सी को कोर्टाना और क्लोन्स के बारे में पूरी रिपोर्ट देने के लिए मजबूर किया। उसका इरादा है कि सारी गलतियों का बोझ हॉल्सी पर डाल दिया जाए। पूछताछ के दौरान जॉन भी वहां पहुंच गया। पेरेंगोस्की ने उसे बात करने की परमिशन दे दी, बस शर्त ये है कि हॉल्सी सच बोलती रहे। आखिरकार हॉल्सी ने सच कबूल किया। उसने बताया कि उसने स्पार्टन मानव जाति की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन उसमें किए जाने वाले शारीरिक बदलाव सिर्फ बच्चों पर सफल हो सकते थे। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इसके लिए कभी नहीं देता। इसलिए हॉल्सी ने बच्चों का अपहरण किया और उनकी जगह क्लोन्स रख दिए। बाद में उन क्लोन्स को एक ऐसी बीमारी हुई जो बाहर से नॉर्मल लगती थी और धीरे धीरे सबकी मौत हो गई। काई और जॉन कमरे से बाहर निकले। उधर हॉल्सी पेरेंगोस्की से मिलने पहुंची। उनकी बातचीत मिरांडा ने भी सुन ली। अब तक मिरांडा को अपनी माँ के बारे में जो सच पता चला था, उसके बाद वो हॉल्सी को एक राक्षस से कम नहीं समझ रही है। जॉन भी गुस्से से भरा हुआ है। वो मिरांडा के पास गया और पूछा कि क्या मेकी सच में उन रहस्यमयी चीज से जुड़ सकती है। मिरांडा ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद जॉन ने कोर्टाना से कहा कि वो उसे अपने दिमाग से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेगा। फिर वो काई से मिला और उसे स्पार्टन प्रोग्राम
प्रोग्राम के पीछे छुपे सारे सच बता दिए। जाते वक्त उसने काई से कहा कि उसे जल्दी ठीक होना होगा क्योंकि आगे उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। उधर पेरेंगोस्की ने हॉल्सी को साफ बता दिया कि अब उसे प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है, आगे का पूरा काम मिरांडा संभालेगी। इतना कहकर उसने सिक्योरिटी को हॉल्सी को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जब मिरांडा मेकी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब जॉन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। वो तुरंत जांच करवाने के लिए कंप्यूटर के पास गया। जांच के दौरान उसे क्वान की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल कंप्यूटर ने चेतावनी दी कि जॉन को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। झलक भी उसी वक्त गायब हो गई। बाद में मिरांडा अपनी माँ की लैब संभालने पहुंची, लेकिन कंप्यूटर ने उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। स्क्रीन पर सिर्फ हॉल्सी का मैसेज था जिसमें उसने मिरांडा को मिलने के लिए बुलाया था। मिरांडा उससे मिलने गई और उसे हैवान बुलाने लगी। हॉल्सी ने शांत आवाज में माफी मांगी और माना कि वो कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। ये सुनकर मिरांडा इतनी हैरान हुई कि बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, लेकिन सच कुछ और है। हॉल्सी सिर्फ नाटक कर रही है। उसने एक खास कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से मिरांडा की आंखों का पूरा स्कैन चुरा लिया। इस तरह उसने दोबारा स्पार्टन प्रोग्राम तक पहुंच हासिल कर ली। जब मिरांडा वापस लैब में आई तब उसे कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल गया। रिजल्ट देखकर वो हैरान रह गई। जॉन और मिकी के जेनेटिक कोड्स बहुत ही रेयर हैं। इसी दौरान जॉन मिकी के पास पहुंच गया। उसने बताया कि जिस जगह का जिक्र मिकी ने किया था वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब जॉन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। मिकी ने समझाया कि रहस्यमयी वस्तु को छूने के बाद वो बीमार हो गया है। उसने बताया कि कवेनेंट के पास पहले भी कुछ कम शक्तिशाली पत्थर थे। उनके संपर्क में आकर वो भी बीमार पड़ जाती थी, लेकिन सालों की ट्रेनिंग के बाद उसने उन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। आखिरकार वो पत्थर उसके कंट्रोल में आ गए। मिकी ने जॉन से कहा कि अगर वो उसे मेन चीज तक पहुंचने दे तो वो उसके मन को शांति दिलाने में मदद कर सकती है। इसी बीच हॉल्सी चुपके से कोर्टाना तक अपनी पहुंच दोबारा बना रही है। जॉन ने मिरांडा को मना लिया कि उसे एक बार फिर उस वस्तु को छूने दिया जाए ताकि मेकी की बात की सच्चाई पता चल सके। अपने कमरे में मेकी को अचानक महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने अपने गार्ड को गिरा दिया, लेकिन उसी वक्त जॉन ने वस्तु को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, जॉन और मेकी दोनों को जोर का दौरा पड़ा। जॉन का दिमाग डरावनी यादों से भर गया। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उसने खुद को मेकी के साथ एक पहाड़ी मैदान में खड़ा पाया। बाहर डॉक्टर देख रहे थे कि दोनों के बॉडी साइंस बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। जॉन ने आसपास देखा और समझा कि वो हेलो रिंग के अंदर हैं, लेकिन जैसे ही उसने मेकी को छुआ वो दृश्य टूट गया और दोनों वापस आ गए। उधर मैड्रिगल पर क्वान रेगिस्तान में जीप चला रही है। सफर के दौरान उसे अपने परिवार की यादें सता रही हैं। कुछ देर बाद उसे एक भयंकर रेत का तूफान मिला, फिर भी वो रुकी नहीं। तूफान के बीच उसे एक अजीब सी परछाई नजर आई। वो जीप से उतरी और उसके पास जाने लगी, लेकिन अगले ही पल कोई उसे बेहोश कर गया। जब क्वान की आंख खुली तब वो मिस्टिक्स के बीच है। वहाँ उसकी मुलाकात उनकी ट्राइब की लीडर डिजेडेराटा से हुई। डिजेडेराटा ने पहले मना कर दिया कि वो क्वान को उसके पिता का सच नहीं दिखाएगी क्योंकि अभी वो तैयार नहीं है। लेकिन जब क्वान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या सहा, तब उसका मन बदल गया। उसने बताया कि क्वान के पूर्वज ने रेगिस्तान में एक फ्यूल ढूंढा था जो आज भी पूरे ग्रह को ऊर्जा देता है। इसी खोज के दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शक्ति से हुई थी जिसने उसे उसके असली उद्देश्य के बारे में बताया था। फिर डिजेडेराटा ने उस फ्यूल की आग को एक कटोरे में रखा। हैरानी की बात यह है कि आग पानी में बदल गई। उसने वो पानी क्वान को पीने के लिए दिया। जैसे ही क्वान ने उसे पिया उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अचानक उसने खुद को जॉन के जहाज में उसके साथ पाया। दोनों रेगिस्तान में उतरते हैं और मिस्टिक्स के कैंप पहुंचे। वहां रीथ ने उनका स्वागत किया और घोषणा की कि परीक्षा शुरू होने वाली है। क्वान को झटका लगा जब उसे पता चला कि उसे जॉन से ही लड़ना पड़ेगा। उसने पूरी कोशिश की लेकिन जॉन ने उसे आसानी से मार दिया। लेकिन ये कोई असली घटना नहीं है, ये एक दृश्य है। हर बार मरने के बाद सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। क्वान अलग अलग हथियार आजमाती रही, अलग तरीके से लड़ती रही, लेकिन हर बार परिणाम एक ही रहा। आखिरकार थक कर वो घुटनों पर बैठ गई और जॉन से पूछा कि वो चाहता क्या है। तब जॉन ने अपना हेलमेट उतारा और उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वो क्वान को रेगिस्तान के एक और हिस्से में ले गया। वहाँ क्वान ने एक ऐसी शक्ति देखी जो एक एक करके उसके सभी पूर्वजों का रूप लेती गई। आखिर में वो उसके पिता के रूप में बदल गई। उसके पिता ने माफी मांगी और बताया कि मैड्रिगल की मिट्टी से चलने वाला एक खास पोर्टल यहाँ मौजूद है। अब उस पोर्टल की रक्षा करना क्वान का काम होगा। जब क्वान की आंख खुली उसने अपनी नई जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वो जीप लेकर पुरानी चौकी पर वापस गई और अपने घर पहुंची। वहाँ उसे पोर्टल से जुड़ी कुछ पुरानी
चिट्ठियां मिली। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो सोरेन है। वो वापस आ गया क्योंकि उसने जॉन से वादा किया था कि वो क्वान की रक्षा करेगा। इसी दौरान ग्राफ और उसके आदमियों ने पूरी चौकी को घेर लिया, लेकिन क्वान के पास एक तरकीब है। अगर हाइड्रोजन स्टेशन चालू कर दिया जाए तो एक बड़ा धमाका करके दुश्मनों को खत्म किया जा सकता है। दोनों बंकर में छिप सकते हैं। समस्या ये थी कि पाइप को हाथ से खोलना जरूरी है। क्वान एक सुरंग में उतर गई, जबकि सोरेन खुली गोलीबारी करके दुश्मनों का ध्यान भटकाता रहा। वो चुपके से कई सैनिकों को सामने से हराता गया। सुरंग में क्वान का सामना एक सैनिक से हुआ और दोनों लड़ने लगे। तभी सोरेन ने आकर उस सैनिक को गोली मार दी और क्वान की जान बचा ली। दोनों अलग अलग रास्तों से बंकर की तरफ बढ़े। सोरेन लगातार दुश्मनों को रोकता रहा, जबकि क्वान ने एक एलियन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके ध्यान भटकाया। तभी ग्राफ ने सोरेन को गोली मारकर गिरा दिया और धमकी दी कि अगर क्वान बाहर नहीं आई तो वो उसे मार देगा। लेकिन क्वान को एक स्पार्टन हथियार मिल गया। उसने उससे पाइप पर निशाना लगाया और गोली चला दी। अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। आग की लपटें हर तरफ फैल गई। क्वान और सोरेन समय रहते बंकर के अंदर पहुंच गए। बाहर बचे हुए दुश्मन सिर्फ राख बनकर रह गए। बारिश ने धीरे धीरे आग को बुझा दिया। इसके बाद सोरेन ने क्वान से विदा ली। क्वान ने उसे चौकी में मिले कुछ पैसों से भुगतान किया। कुछ समय बाद हॉल्सी और कोर्टाना ने देखा कि मेकी के साथ संबंध बनने के बाद जॉन की तबीयत पहले से बेहतर हो गई है। एक दिन जॉन मेकी को घुमाने ले गया। टहलते हुए उसने बताया कि कवेनेंट हेलो को एक पुरानी भविष्यवाणी की वजह से ढूंढ रहा है। उस भविष्यवाणी के मुताबिक जो लोग योग्य होंगे वो हेलो रिंग में देवता बन जाएंगे। जॉन ने पूछा कि जो योग्य नहीं होंगे उनका क्या होगा। मेकी ने जवाब दिया कि उन्हें साफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर जॉन परेशान हो गया। उनकी बात उस वक्त रुक गई जब सैनिक जॉन को बेस पर ले गए। वहाँ सब लोग उन शहरों की रिपोर्ट देख रहे हैं जिन्हें कवेनेंट ने तबाह कर दिया है। लगभग 1,10,00,000 लोग मारे जा चुके हैं। पेरेंगोस्की ने साफ कह दिया कि अब और इंतजार करना मुमकिन नहीं है। कवेनेंट कब हमला करेगा इस बात का इंतजार करने के बजाय अब उन्हें खुद कवेनेंट तक पहुंचना है। जॉन उसकी बात से सहमत हुआ और उसने इजाजत मांगी कि मेकी को रेलिक इस्तेमाल करने दिया जाए। शायद उसकी मदद से दूसरा रेलिक मिल जाए और फिर कवेनेंट का बेस भी ढूंढा जा सके। बाद में जॉन ये खबर मेकी को देने पहुंच गया। मेकी बहुत खुश हुई। वो दोनों और करीब आ गए और रात साथ बिताई। कोर्टाना पूरे वक्त ये सब देख रही है। लेकिन जब जॉन सो गया तब मेकी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने नाखून के अंदर छुपाया हुआ छोटा सा हथियार निकाला और उसे हटा दिया। अब उसका मन कवेनेंट के पास लौटने का नहीं है। अगली सुबह जेकब ने हॉल्सी को बताया कि पेरेंगोस्की ने हुक्म दिया है कि दोपहर से पहले उसे प्लैनेट छोड़ना पड़ेगा। जेकब के जाते ही हॉल्सी ने अपना खास लेंस इस्तेमाल किया और सिस्टम में घुसकर मेकी से संपर्क किया। हॉल्सी ने समझाया कि यूएनएससी को रेलिक्स और हेलो तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान उनकी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और खुद को तबाह कर देंगे। उसने ये भी बोला कि जॉन और मेकी दोनों सरकार के हाथों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हॉल्सी ने मेकी को मनाने की कोशिश की कि वो जॉन को समझाए और रेलिक चुरा कर उसके पास ले आए। लेकिन जब हॉल्सी ने इंसानियत की असली ताकत जगाने की बात की तब मेकी को कवेनेंट के वही पुराने वादे याद आ गए जहां लोगों को देवता बनाने की बात कही जाती थी। मेकी को तुरंत समझ आ गया कि हॉल्सी भी कुछ अलग नहीं है। उसने बात वहीं खत्म कर दी। हॉल्सी ने हार नहीं मानी। इस बार उसने सीधा जॉन की स्पार्टन टीम से संपर्क किया। उसने कहा कि कमांड चेन भ्रष्ट हो चुकी है और एक खास प्रोटोकॉल चालू कर दिया। इसका मतलब है कि स्पार्टन्स अब सिर्फ हॉल्सी के हुक्म मानेंगे। हॉल्सी ने उन्हें बताया कि जॉन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उन्हें जॉन, मेकी और रेलिक को पकड़कर उसके जहाज तक लाना होगा। काई को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। हॉल्सी ने तुरंत बाकी स्पार्टन्स को हुक्म दिया और काई को बेहोश करके हाथ बांध दिए गए। इसी बीच मिरांडा ने उस एलियन ऑडियो की जांच पूरी कर ली जो उसे पहले मेकी के हमले वाले जहाज से मिली थी। सच सामने आ गया। उस रिकॉर्डिंग में आवाज मेकी की ही है। मिरांडा सबको चेतावनी देना चाहती है, लेकिन हॉल्सी की चालाकी की वजह से उसका कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा। इसलिए वो दौड़कर खुद सबको बताने निकली। जॉन मेकी को रेलिक दिखाने ले जा रहा है। दोनों एक कॉरिडोर से गुजर रहे थे जहां स्पार्टन्स पहले से घात लगाकर बैठे हैं, लेकिन कोर्टाना अब जॉन की परवाह करने लगी है। उसने हॉल्सी का कनेक्शन तोड़ दिया और जॉन को जाल के बारे में बता दिया। जॉन ने मेकी को दूर भेज दिया और खुद सामने आ गया। बिना आर्मर के भी उसने अपने स्पार्टन साथियों का डटकर सामना किया। थोड़ी देर बाद काई भी आजाद हो गई और जॉन की तरफ से लड़ने लगी। उधर मेकी रेलिक रूम में पहुंची और जेकब और पेरेंगोस्की को सब कुछ बताने लगी। तभी मिरांडा वहां आ गई
और उसने सच बता दिया कि मेकी ही दुश्मन है। गार्ड्स ने बिना देरी किए मेकी को पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया। दर्द और गुस्से में मेकी को बचपन के वो लोग याद आ गए जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बदले की भावना में उसने रेलिक को छू लिया। रेलिक जागते ही एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर निकली। स्पार्टन्स और गार्ड्स सब जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान जॉन और मेकी ने खुद को हेलो रिंग के अंदर पाया। वहां मेकी ने जॉन को अलविदा बोला और गायब हो गई। जब जॉन होश में आया तो उसने देखा कि पूरा बेस हमले की चपेट में है। मिरांडा ने बताया कि मेकी रेलिक लेकर भाग चुकी है। जॉन उसके पीछे निकला, लेकिन रास्ते में एक स्पार्टन ने काई को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। जॉन ने स्पार्टन्स को सच बताने की कोशिश की। उसने कहा कि हॉल्जी ने बचपन में उन सबको अगवा करके उनका दिमाग बदला था। कोई यकीन नहीं कर रहा। फिर जेकब सामने आया और उसने सब सच मान लिया। उसने कबूल किया कि उसने भी हॉल्जी की मदद की थी। ये सुनकर मिरांडा अपने पिता से भी नफरत करने लगी। आखिरकार स्पार्टन्स जॉन की बात मान गए और मेकी को ढूंढने में उसका साथ देने लगे। काई हॉल्जी के पीछे निकल पड़ी। दुर्भाग्य से मेकी पहले ही एक जहाज में बैठकर निकल चुकी है। हॉल्जी अभी नजदीक है, इसलिए काई उसके जहाज की छत तोड़कर अंदर घुस गई। हॉल्जी के सहायक ने पीछे से हमला किया, लेकिन काई ने उसे तुरंत मार दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हॉल्सी इमरजेंसी पॉड में बैठकर भाग गई। जहाज बाद में क्रैश हो गया, लेकिन काई अपने आर्मर की वजह से बच गई। इसके बाद जॉन को कवेनेंट की भविष्यवाणी याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसमें एक संकेत छुपा है। कॉर्टाना की मदद से उसने एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढ निकाला जो टूटे हुए कांच के टुकड़ों जैसा दिखता है। एक रोशनी का भ्रम उस प्लैनेट को आम नजरों से छुपा कर रखता है। स्पार्टन टीम रेलिक वापस लाने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान जेकब के लोगों ने हॉल्जी को पकड़कर बेस पर लाया, जहां उसे मौत की सजा मिलनी है। लेकिन फिर अचानक हॉल्जी को दौरा पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। तब सच सामने आया। पकड़ी गई हॉल्जी असल में एक क्लोन है। असली हॉल्जी पहले ही बचकर निकल चुकी है। उधर मेकी कवेनेंट के पास लौट आई और दोनों रेलिक्स उन्हें दे दिए। अब हायरार्क्स अपनी ग्रेट जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेकी ने उनसे साथ चलने की गुजारिश की और उन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन अकेले में वो बात कर रहे हैं कि रेलिक्स का काम पूरा होते ही मेकी को मार दिया जाएगा। जॉन और उसकी टीम नए स्टार सिस्टम की तरफ रवाना हुए। सफर बहुत मुश्किल रहा। जहाज हिलता रहा, सिस्टम खराब होते रहे और एक कमरे में आग तक लग गई। काई ने तुरंत आग बुझा दी। काफी मुश्किलों के बाद टीम अपनी मंजिल तक पहुंच गई। प्लैनेट पर उतरते ही उन्होंने गार्ड्स को चुपचाप खत्म कर दिया। किसी को खबर तक नहीं लगी, क्योंकि सारे एलियंस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही दोनों रेलिक्स एक साथ रखे गए, जॉन और मेकी ने एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर ली। जॉन को चक्कर आया और वो अपनी छुपने की जगह से गिर पड़ा। दुश्मनों ने उसे देख लिया। हायरार्क्स को लगा कि मेकी ने इंसानों को यहाँ तक पहुँचाया है, जिसके बाद फौज को तुरंत लड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। एक भयानक जंग शुरू हुई। स्पार्टन्स ने कई एलियंस को गिरा दिया। सबसे आगे जॉन लड़ रहा है, लेकिन जब उसका सामना उनके शक्तिशाली नेता से हुआ तब हालात बदल गए। वो एलियन बहुत ताकतवर है। धीरे धीरे उसने जॉन को दबा दिया और उसका हेलमेट तक टूटने लगा। ये देखकर मेकी रेलिक के पास दौड़ी। उसने उसे छू कर एक ऊर्जा की लहर छोड़ी जो कई एलियंस को पहाड़ी से नीचे धकेल गई। फिर रेलिक से एक रोशनी की किरण आसमान में निकली और हेलो का स्थान सामने आ गया। ये देखकर सारे एलियंस घुटनों पर बैठ गए। जॉन मेकी के पास पहुंचने ही वाला है कि दोनों फिर हेलो के दृश्य में पहुंच गए। जॉन उसे समझाने लगा कि ये सब हकीकत नहीं है और उन्हें वापस लौटना होगा। असली दुनिया में स्पार्टन्स जॉन के बेहोश शरीर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। तभी जॉन ने देखा कि मेकी का खून बह रहा है। जब वो हकीकत में लौटा, मेकी की लाश जमीन पर गिर गई। काई ने उसे गोली मार दी है। ये उसके लिए जरूरी था, वरना जॉन कभी उस दृश्य से बाहर नहीं आ पाता। रेलिक बंद हो गया और हेलो का नक्शा गायब हो गया। कवेनेंट सिर्फ आधा रास्ता ही देख पाया। जंग और भी खतरनाक हो गई। एक एक करके स्पार्टन्स गिरने लगे। आखिर में सिर्फ जॉन ही खड़ा रह गया। जॉन ने फैसला किया कि वो अपनी टीम और रेलिक्स दोनों को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन रेलिक छूने पर वो फिर जम सकता है। इसलिए उसने कॉर्टाना से उसका शरीर संभालने को कहा। कॉर्टाना पहले तैयार नहीं हुई। उसे डर है कि शायद वो जॉन को कभी वापस ना ला सके। इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर एलियन नेता ने जॉन को जोर से मारकर दूर फेंक दिया। अब जॉन मौत के करीब है। आखिरकार कॉर्टाना मान गई। जैसे ही उसने जॉन के शरीर पर नियंत्रण लिया, पूरी जंग का रुख बदल गया। जॉन की ताकत और कॉर्टाना की तेज सोच मिलकर एक खतरनाक जोड़ी बन गई। कुछ ही पलों में उसने लगभग सारे एलियंस खत्म कर दिए। एलियन नेता अब भी जिंदा है, लेकिन कॉर्टाना ने दूर से स्पार्टन जहाज को नियंत्रित किया और उसी से उस नेता को गिरा दिया। फिर
उसने रेलिक्स उठाए, बचे हुए स्पार्टन्स को जहाज में बिठाया और वहां से निकल गई। जहाज में फर्स्ट एड किट तक नहीं है, इसलिए स्पार्टन्स ने अपने घाव गर्म लोहे और आग की मदद से बंद किए। बाद में काई जॉन को देखने आई। जॉन बिल्कुल चुप पड़ा है। फिर अचानक उसका सिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। बस इतना ही, ना कोई बात ना कोई भाव। और यहीं सीजन 1 खत्म हुआ, एक बड़े सवाल के साथ। क्या जॉन वापस आ चुका है या अब उसके शरीर में सिर्फ कॉर्टाना ही बची है? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।